हसन। मैं मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह। आप देख रहे दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते वीडियो में अब अंकित भाई की वीडियो बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। ये पूरी की पूरी वीडियो काफ़ी लेंथी, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए, नहीं हो तो उसके 2-3 पार्ट्स कर देंगे, 2 पार्ट्स कर देंगे, कोशिश करेंगे कि एक में ही हो जाए। चलिए देखते हैं। इज रिजर्वेशन गोइंग टू एंड इन इंडिया। अच्छा, रिजर्वेशन खैर देखते हैं ये है क्या, कब लागू हुई की सीन क्या, इसके अंदर सारी बातें पता चलेंगी। वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में भारतीय राजनीति में अचानक भूचाल लाए हुए एक विषय पर चर्चा करने के लिए। राजनीति में चर्चा है कि क्या भारत से आरक्षण खत्म होने वाला है। आज का सेशन बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे देश के राजनेता लोकसभा चुनाव 2024 में अपने अपने भाषणों में कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है और बीजेपी कह रही है अरे भाई हमने ये बोला ही नहीं है। तो ये मामला कहां से शुरू हुआ, क्या पूरी कहानी है, और तो और भारत में रिजर्वेशन आया कैसे, रिजर्वेशन को लेकर संवैधानिक उपबंध क्या है, रिजर्वेशन हटाने की बारे में सरकारी मंशा क्या है, और जो अमित शाह जी का वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसपी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह जी का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि अमित शाह जी ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो असंवैधानिक एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त कर देगी। जनता इसे सुनते ही, इस प्रकार से फैले इस मैसेज को सुनते ही यह समझने को तैयार हुई कि भाई साहब अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया है पब्लिक के सामने कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और भाई ये जब बात आई तो निश्चित ही राहुल गांधी जी ने इसको तुरंत लपक लिया और कहा कि ये आरक्षण खत्म करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चुनाव में यह मामला गरबा गया है। राहुल गांधी जी इस वीडियो की वजह से रिएक्शंस दे रहे हैं कि चुनाव के माध्यम से जो जीत कर आएगी बीजेपी, तो उसका उद्देश्य होगा कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। आरक्षण को खत्म करने का क्या अमित शाह जी का यह बयान सच है या गलत, पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसके लिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही जान लेना ये फेक वीडियो है। फेक वीडियो इसलिए है क्योंकि इसको पूरी तरह से, आपको याद होगा पहले भी हमने कहा था, सोशल मीडिया का उपयोग जंगल में आग लगाने के लिए किया जाता है और सोशल मीडिया में फेक न्यूज तो जंगल में आग की तरह फैलती ही है। इसके लिए आपको पूरा सेशन सुनने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी जा सकते हैं। लेकिन हां, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में आरक्षण कैसे आया, आरक्षण को खत्म करने को लेकर के किस प्रकार की विचारधाराएं भारत में चली, आरक्षण में महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, अंबेडकर साहब का क्या रोल था, क्या अंग्रेजों ने कभी आरक्षण दिया था, क्या आरक्षण को खत्म करने की कोई तिथि है, और आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण जरूरी है भी या नहीं है, तो आप तसल्ली से बैठकर इस सेशन को आज देख सकते हैं। यह सेशन आपको निश्चित ही तथ्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा। कारण यह है कि आप इस सेशन के माध्यम से भारतीय इतिहास भी जानेंगे, तो भारतीय राज व्यवस्था भी जानेंगे और भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से आप हिस्ट्री और भारत के संविधान का पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, देखता हूं कि आप इसमें कितना जानकारी रखते हैं। सवाल है, भारत में पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? आप जानते हैं तो बेहतर है, और नहीं है तो हमारे जीएस का कोर्स ले लीजिए, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं, सेशन के अंत तक आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। पोल आपके सामने कमेंट बॉक्स में क्रिएट हो रहा है, आप जाकर अपने नॉलेज को चेक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर पोल आ रहा है और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और तत्काल प्रभाव से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियोस आप तक आती रहें। केवल एक दिन और
आरएएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन का ओपन है। इसके बाद में 1 तारीख से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इस बैच में मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं और अगर आपको डेडिकेटेड मुझसे ही एथिक्स पढ़नी है तो वो कोर्स भी अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला मेरा एप्लीकेशन है जहां जाकर आप मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जीएस का रिकॉर्डेड बैच, क्योंकि अगर ये सारी जानकारी जो आज सेशन में पढ़ा रहा हूं अगर इन्हें डिटेल में पढ़ने का मन करे तो आप इस सेशन में चले जाना। यहां मैंने कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। तसल्ली से बैठकर देखना और पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी का एंजॉय लेना। और जो ऑलरेडी लिए हुए हैं वो अपनी 1 साल की वैलिडिटी को मात्र 799 में और बढ़ा सकते हैं। और घर बैठकर के ये सारी जानकारी पढ़नी है तो प्रॉपर तरीके से हमारी राज व्यवस्था की किताबें, इतिहास की किताबें, कंप्लीट पैकेज मेरे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में घर पर डिलीवर किए जाते हैं मात्र 1999 में। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्या इसका इतिहास है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरह से यह दिया जा रहा है। बढ़ते हैं रिजर्वेशन के इतिहास की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि भारत में सबसे पहले जो ज्ञात इतिहास है रिजर्वेशन का वो मिलता है ज्योतिराव फूले के द्वारा। जी हां साथियों, ज्योतिराव फूले जो कि समाज सुधारक के रूप में भारत में जब जन्मे तो उन्होंने समाज में व्याप्त जातिपात, छुआछूत, ऊंच नीच इसके खिलाफ सख्ताई से प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया। जहां एक और वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, मानवता को बढ़ावा दे रहे थे, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, वहीं एक और वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के खिलाफ भी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कह रहे थे कि शादियों में क्या आवश्यकता है पंडित के होने की, और ऐसी शादियां जिनमें पंडित के बिना फेरे डलाएं उनकी कानूनी मान्यता मिल जाए। यह टाइटल भी मैंने एथिक्स में पढ़ाया है, जाकर के आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, इस बात को जांचने के लिए ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन का गठन किया और आरक्षण को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम छेड़ी। ज्योतिराव फूले के द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के चलते आरक्षण व्यवस्था को लेकर के चर्चाएं होना शुरू हुई। हंटर कमीशन का गठन हुआ और ब्राह्मण और पुरोहित के विवाद के जो विवाह हैं उन्हें एक मुंबई कोर्ट से मान्यता दिलवाई गई कि इनके बिना भी अगर कोई विवाह करता है तो उन्हें मान्यता दी जाए। खैर, इस इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लंबा चौड़ा इतिहास है लेकिन आज हम ब्रीफ में ही इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आपको फिर प्रॉपर राज व्यवस्था और भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, उसके लिए समय निकालिए। 1891 में त्रावणकोर के अंदर सामंती रियासत ने सार्वजनिक सेवा में जो योग्य मूल निवासी थे उनकी अनदेखी की, विदेशी लोगों की भर्ती की। इसके खिलाफ सरकारी आरक्षण की मांग लोगों के द्वारा की गई। 1901 में महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत में साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। कहते हैं कि आरक्षण को लेकर यह पहला सरकारी आदेश था जो साहू जी महाराज के द्वारा दिया गया। 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया जिनकी हिस्सेदारी प्रशासन में कम थी या न के बराबर थी। अर्थात अंग्रेजों ने भी आरक्षण की व्यवस्था 1908 तक पहुंचते पहुंचते शुरू कर दी। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि भारत के अंदर सामाजिक भेदभाव बहुत है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, वर्ग संघर्ष है, और जहां तक अंग्रेजों का प्रभाव है वहां तक भारत में जमींदारी सामंती प्रथा बहुत तेजी से पनप चुकी थी। जमींदारी अंग्रेजों के समान ही एक और क्लास इंडिया में क्रिएट कर दी गई थी और अत्याचार और शोषण गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का बहुत हो रहा था। इसी बीच में भारत के अंदर कुछ राजनीतिक प्रक्रम चल रहे थे। क्या चल रहे थे? 1905 में दुर्जन नामक एक व्यक्ति था, असल में लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसके विरोध में भारत में और विशेष रूप से बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। बंगाल का विभाजन रद्द करने को लेकर स्वदेशी आंदोलन हुआ। अंग्रेजों ने पहली बार इतना बड़ा आंदोलन 1857 के बाद इंडिया में होता हुआ देखा था। इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके चले। उन्होंने कहा कि विभाजन से किसी को तो लाभ हुआ होगा, तो लाभ तलाशने के लिए वो पहुंचे मुसलमानों के पास। और मुसलमानों के पास जब वो लाभ तलाशने के लिए पहुंचे तो उन्हें समझ में आया कि जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है, जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं, यहां पर मुसलमानों को अपना एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इनसे कहा जाए कि भैया तुम्हें कुछ लाभ हुआ हो तो आओ और कहने आओ कि हां हमें कुछ लाभ हुआ है।
तो इसीलिए बंगाल में ढाका के नवाब के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों को थैंक यू कहने पहुंचता है और कहता है, सर हमने तो अभी तक कांग्रेस बनती देखी थी कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया है, आप लोगों ने हमारे लिए एक राज्य घोषित कर दिया, आपका बहुत धन्यवाद, हमें आज्ञा दें और हमें बताएं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले, बेटा जाओ अपने लिए एक पार्टी बनाओ। पार्टी का नाम रखा गया मुस्लिम लीग। कहते हैं साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। और इस इतिहास में इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ती है कि साहब को प्रेशर कुकर के अंदर जो सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, क्या वो थी कांग्रेस? फिर कांग्रेस के बाद के नेता कहते हैं नहीं, वो उस समय की जरूरत थी। खैर, इस बात के लिए भी आपको इतिहास पढ़ने की प्रॉपर आवश्यकता है। लेकिन हां, कांग्रेस की स्थापना में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति एओ हुम थे, वो एक अंग्रेज थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। यह वही मुस्लिम लीग है जिसने आगे चल के भारत का विभाजन कराया था। 1906 में हुई मुस्लिम लीग की यह स्थापना भारत में धीरे धीरे सांप्रदायिकता का रंग दे रही थी। अब तक भारत में सांप्रदायिकता का कोई भी बड़ा उदाहरण देखते हुए नहीं मिल रहा था, यानी कि कोई एक धर्म के लिए कोई संघर्ष कर रहा हो, ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं देखने को मिल रहा था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, अमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम, ये वो चीजें थी, भारत में लोगों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को, पूर्वी बंगाल वालों ने पश्चिमी बंगाल वालों को राखियां बांधी थी, गीत गाए थे और कहा था कि अंग्रेजों तुम हमें अलग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं साहब, 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मोटिवेट कर दिया और कहा, और चाहो तुम्हें क्या चाहिए। अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि फूट डालो और राज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इस फूट डालो राज करने की नीति को ही अपनाते हुए अंग्रेजों ने फिर एक और खेला खेला। क्या खेला खेला साहब? 1909 के अंदर मार्ले मिंटो शासन अधिनियम ले आए। मार्ले मिंटो जो शासन अधिनियम था, उसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रसन्न करते हुए कहा कि अब से चुनावों में मुसलमान केवल मुसलमानों को वोट देगा और मुसलमानों की बात मुसलमान ही रखेंगे। बोले, क्या बात है सर, इतनी इज्जत, इतनी तो हमने कभी सोची नहीं थी, हमने इतना सा मांगा था, जहां पनाह आपने तो जग लुटा दिया। इसी व्यवस्था को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, पृथक निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। इतिहास में हमने प्रॉपर तरीके से इस विषय को डिटेल में डील किया हुआ है। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दे दिया गया 1909 के अंदर, यानी कि जहां मुस्लिम आबादी रहती है वो अपने लिए अपना नेता चुनेगी और जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वहां पर उनका प्रतिनिधि जाकर के बैठेगा और मुसलमानों के लिए डिमांड रखेगा। कोई बात नहीं साहब, इस बात का कांग्रेस ने भरसक विरोध किया कि यह बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमान ही वोट देंगे, यह तो देश तोड़ देगा। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। लेकिन कांग्रेस इस समय खुद से ही लड़ रही थी कि इस स्वदेशी आंदोलन को जो 1905 में शुरू हुआ था, इसे संपूर्ण देश में फैलाएं कि एक जगह मतलब निर्धारित करके रखें। इस बात को लेकर कांग्रेस के दो धड़े बन गए, जिन्हें कि नरम दल और गरम दल के नाम से जाना गया। और 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। अंग्रेज फूट डालने में कांग्रेस में भी कामयाब हुए। जो कुछ क्रांतिकारी विचार के कांग्रेसी थे वो गरम दल के नेता लाल बाल पाल कहलाए और बाकी जो पुराने कांग्रेसी थे वो नरम दल के नेता कहलाए। 1907 में जहां एक और कांग्रेस का विभाजन हो गया, 1906 में जहां मुस्लिम लीग का उद्घाटन हो गया और 1909 के अंदर अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को बढ़ावा देते हुए उनके लिए एक अलग मुस्लिम लीग की मान्यता और साथ ही साथ मुसलमानों को मुसलमान ही वोट देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की मान्यता देकर के भारत में पाकिस्तान के निर्माण का पौधा लगा दिया था। मेरे प्यारे साथियों, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से शुरू हुई यह सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा आगे चल करके कम्युनल अवार्ड के रूप में और बाद में जाकर पुनः पैक्ट पे जाकर रुकी थी। इसलिए भारत के आज के निर्माण में 1906 में 1909 में जो लगाए गए पौधे थे वो किस प्रकार से भारत को तोड़ने तक पहुंचे थे, उसे समझना होगा। इतिहास को समझने के लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा, इंटरेस्ट है तो जीएस पढ़िएगा, जो हमने डिटेल में पढ़ाई हुई है एप्लीकेशन पर। अदरवाइज इस कहानी को थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, पॉज लगा लगा कर सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बीच बीच में उठा करके दौड़ाते हुए ले चल रहा हूं। 1909 के बाद घटना निकली, भारत में विरोध चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कलकत्ता से उठा करके भारत की राजधानी को
दिल्ली ट्रांसफर 1911 के अंदर कर दिया गया। कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने इसे अपनी हार के रूप में माना। करजन जिसने यह काम किया था, जिसे मैं अक्सर दुर्जन कहकर संबोधित करता हूं, उसने भारत में एक ऐसी नींव डाल दी थी जो कि विभाजन तक पहुंचने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं साहब। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारत की बहुमत पर राज करने के स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों को अगर खुश किया जाए तो वो हमारे साथ मिलकर काम करने लगेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड संशोधन हुआ या शासन अधिनियम आया, और 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड शासन अधिनियम के अंदर या भारत शासन अधिनियम के अंदर अंग्रेजों ने भारत में जो मुसलमानों को दिया जाता सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुसलमान को वोट देगा, ऐसा ही अब सिख को ही वोट देगा। ध्यान से सुनिएगा, यूरोपियन को ही वोट देगा, क्रिश्चियन को ही वोट देगा, एंग्लो इंडियन को ही वोट देगा। ऐसा करके उन्होंने इन कैटेगरीज में भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। इसका मतलब सोचिए, प्रांतीय विधानसभाओं में जहां निर्वाचित होकर प्रतिनिधि जाने थे, उन विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए अब मुसलमानों की तरह और लोगों का भी प्रतिनिधित्व होने लगा। क्या आपको अब यह नहीं लगता कि जहां भारत पहले तक एक था, अब उस एक भारत में से पहले मुस्लिमों को अलग किया, अब सिखों को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, यूरोपियंस को अलग कर दिया, और ये सब लोग खुश हैं कि हमारा प्रतिनिधि संसद में बैठेगा, हमें औरों से मतलब नहीं है। एक बड़ी कम्युनिटी जो अभी तक सारे भारतीय के नाम से जानी जाती थी, अब उस भारत में हिंदू वर्सेस रेस्ट होने लगा था। अंग्रेजों का मन ऐसे भी नहीं भरा, बोले इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अभी तो हमने इतना सा ही तोड़ा है, चलो आगे बढ़ते हैं। और साथ में अंग्रेजों ने यह भी कहा कि 1919 में जो हमने फैसले लिए हैं, इसकी समीक्षा अगले 10 साल बाद करेंगे। अच्छा, इसी बीच में एक गलती जो कांग्रेस से हुई, इतिहास में जिसे बड़ी भूल कंसीडर किया जाता है, वो है खिलाफत आंदोलन के समय भारत के अंदर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मान्यता दे दी गई। यानी कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी जो उस समय की बुराई थी, उसे यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अरे कोई बात नहीं, तुम अगर अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे साथ आ जाते हो तो हम तुम्हारे साथ खिलाफत आंदोलन में जो तुर्की के अंदर कमाल पाशा के लिए हो रहा है, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुसलमानों का साथ पाया गया अंग्रेजों को भगाने के लिए, और मुसलमानों को साथ दिया गया तुर्की के अंदर बैठे हुए एक और प्रतिनिधि को, खलीफा को बिठाने के लिए। भारत में हुआ यह एक बहुत ही बुरा निर्णय था, क्योंकि यहीं से अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत मानी जाती है कि यदि किसी की कमी को आपने बढ़ावा दिया, आप जो अब तक कह रहे थे जो गलत है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर आपने इसका साथ दिया तो यह एक गलत फैसले में कंसीडर किया जाता है। इतिहास बहुत कुछ कहता है। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ राजनीतिक दल शुरुआत में एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सरकार में बना लेते हैं, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि यार ये क्या हो गया है, कल तक तो ये कह रहे थे कि ये चोर है, अब ये यहां पर आकर के साथ में साहूकार कैसे बन गया है। ये जो चीज है ये 1916 में भारत में घटित हुई। खैर आगे आते हैं। 1919 का दौर निकला। 1919 के बाद से 10 साल बाद 1929 में की गई व्यवस्था का रिव्यू करने के लिए अंग्रेज आने वाले थे, और अंग्रेजों ने 10 साल की जगह 1927 में ही साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन आयोग इंडिया भेज दिया। और वो साइमन आयोग यह चेक करने आया था कि जो 1919 में हमने व्यवस्था दी थी वो सही है या फिर उसमें कुछ और परिवर्तन करना है। जैसे ही साइमन कमीशन आया 1927 में, भारत के अंदर उसका विरोध होने लगा कि यार तुम लोगों ने कहा था 10 साल में आओगे, एक तो तुम पहले ही 7 साल में आ गए, 8 साल में आ गए, और इतने कम समय में आकर रिव्यू और कर रहे हो, और हमको ले नहीं रहे हो इस मीटिंग में। हमको तो बिठाओ इस मीटिंग में साइमन के साथ, हम बताएंगे ना कि तुमने जो किया वो गलत किया या नहीं। तुम हमको ऐसे क्यों ट्रीट करो जैसे हम चूहे हैं, कि हम पर प्रयोग चल रहा है, देखने आए हैं कि कितने चूहे मर गए, कितने जिंदा हैं, हमें बिठाओ इस मीटिंग में। भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक के ही नारों में मेरे प्यारे साथियों एक घटना हुई, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें साइमन का विरोध करते समय, अंग्रेजों का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो उस समय लाला लाजपत राय ने एक लाइन बोली थी कि मेरे ऊपर पड़ रही हर लाठी अंग्रेजों पर आने वाले समय में उनके कफन पर ठुकने वाली कील के समान होगी।
कोई बात नहीं साहब। और यह सच भी निकली साथियों, जिस सैंडर्स के नेतृत्व में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी थी। यानी कि भगत सिंह को जिस कारण से सजा हुई थी, उसमें सैंडर्स की हत्या का बड़ा योगदान था। मतलब सैंडर्स ने जो लाला लाजपत राय के साथ यातनाएं दी थी, उन्हीं को सजा दी थी भगत सिंह ने। खैर, थोड़ा और आगे मैं थोड़ा इतिहास को, बड़े इतिहास को छोटी भाषाओं में समेटने का प्रयास कर रहा हूं। फिर मैं इसको, क्योंकि आज तक लैंड कराना है, तो थोड़ा और जंप करते हैं। अब क्या होता है, 1927 में आया यह साइमन कमीशन। जब कुछ ना कर सका, 1928 में इसने अपनी बातें बनाई तो गांधी जी समझ गए कि यार ये अंग्रेज है ना, हमें केवल चूहा समझ रहे हैं, हम पर प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें अंग्रेजों को बताना पड़ेगा कि हम आपकी इन नीतियों में साथ नहीं हैं, और जब आपकी नीतियों में हम साथ नहीं हैं तो हम आपके खिलाफ अवज्ञा करेंगे। जो अंग्रेजी कानून है, हम कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ने का मतलब क्या होता है? कानून तोड़ने का सीधा सा अर्थ है, अगर आपको कानून तोड़ना है, रास्ते में पुलिस खड़ी है और आपने पुलिस को कहा कि यार मैं आपकी बात नहीं मानता, बिना हेलमेट के मैं निकलूंगा, बत्ती पर नहीं रुकूंगा, तो वो अकेला सिपाही क्या कर पाएगा? कितने लोगों के चालान काटेगा? मान लीजिए एक ही बार में पूरी जनता निकल पड़े, सिपाही देखता रह जाएगा। ये तो आपने अपनी आंखों में शर्म बनाई हुई है, और थोड़ी सी पुलिस आप सबको मैनेज करके चल रही है। जिस दिन जनता खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर पुलिस क्या कर सकती है? एग्जैक्टली उस दिन गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अगर हम तुम्हारे कानून तोड़ने लग गए तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ा चोट होगा, तुम्हारे जो ये डर तुमने माहौल क्रिएट कर रखा है इसके खिलाफ होगा। और गांधी जी ने यही करते हुए, पहले तक क्या होता था ना कि अंग्रेज ही नमक बनाया करते थे, और नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, कानून था कि कोई और नहीं बना सकता। अंग्रेजों ने भारत में, गांधी जी ने यही करते हुए साबरमती आश्रम से पैदल चल करके 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से निकल करके दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। कहा जाता है कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कानून तोड़कर अंग्रेजों को बताया कि हमने तो केवल अभी एक कानून तोड़ा है। अगर सोचो कि हमारे पूरे देश में ऐसे तुम्हारी बातों को मानने से अगर इनकार कर दिया जाए तो बताओ अंग्रेजों तुम कितने दिन टिकोगे। अंग्रेजों को जब पहली बार जनता का रोष देखने को मिला, हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा अंग्रेजी कानून टूटते हुए दिखे, सत्ताएं हिलने लगी। तत्काल प्रभाव से अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को अपने प्रभाव से बुलाया कि सभी लोग लंदन चले आओ, यहां राजा जी से, प्रधानमंत्री जी से, जो बड़े लोग हैं उनसे बैठ के टेबल पर मीटिंग कराई जाएगी। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लेकर भी चर्चा किया जाएगा। आप सब लोग चले आओ, साइमन की मीटिंग में भले ही आप साझा ना हुए हो, आप यहां चले आओ, यहां बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। साहब चलते हैं, वहां पे पहुंच गए साहब, जहाज से पहुंचे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं पहुंचे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे और अंबेडकर साहब भी पहुंचे। गांधी जी ने कहा कि बताओ भाई क्या बात है, और इस चीज को वहां पर बड़े अच्छे से दर्ज किया जाता है। यही कारण है कि गांधी जी के बारे में कहते हैं, गांधी जी वहां पहुंचे थे, लोग उनके बारे में यह जांचने के लिए आते, यार एक अकेले आदमी ने जिसने बदन पर एक कपड़ा पहना हुआ है, लाठी लेकर के कैसे अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। अखबारों की सुर्खियां गांधी जी थे कि गांधी जी यहां आ रहे हैं। इसी कारण से गांधी जी के वहां पर स्टैच्यूज लगे हुए हैं। गांधी जी एक बड़ी शख्सियत बनकर वहां पहुंचे, राउंड टेबल पर बैठे, चर्चाएं होने लगी। गांधी जी ने अपनी तरफ से मांगे रखी कि हम लोग भारत में यह सब चाहते हैं। अंबेडकर साहब भी वहां थे, और अंबेडकर साहब ने वहां पर अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। कहा कि दलितों को भी मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियंस के समान ही सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन दिया जाए। देश के अंदर वो जो घटना थी वो हिंदुओं को तोड़ने की, या फिर यह समझिए कि गांधी जी के नजर में उस दिन के बाद हिंदू हिंदू बचते ही नहीं। अगर अंग्रेज सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दे दिए होते, फिर समाज में बचता क्या? सब लोग एक दूसरे के खिलाफ होकर लड़ाई लड़ने लगते। गांधी जी ने जैसे ही अंग्रेजों के सामने इस बात को सुना, तत्काल प्रभाव से गांधी जी वहां से उठ खड़े हुए, भारत लौट पड़े और कहा कि मैं हिंदुओं को अलग नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गांधी जी तत्काल प्रभाव से लौटकर इंडिया आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया कि मैं कानून तोड़ूंगा अंग्रेजों, लेकिन हिंदुओं को अलग नहीं होने दूंगा। भारत में से दलितों को अलग, हिंदुओं में से दलितों को अलग नहीं होने दूंगा। और इसके लिए जैसे ही उन्होंने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया, उन्हें तत्काल प्रभाव से उठा के जेल में डाल दिया गया। अंबेडकर साहब चूंकि वहां पर डिमांड कर चुके थे कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो, उनका प्रतिनिधित्व यानी दलित ही दलित का प्रतिनिधित्व करें, कुछ ऐसा दो, और ज्यादा नहीं तो इसको थोड़ा और आसान करने के लिए दलितों को 2 वोट करने की इजाजत दो, जिसमें से एक वोट के माध्यम से दलित दलित को चुने और दूसरे वोट के माध्यम से वो सामान्य व्यक्ति का चुनाव करे। यह व्यवस्था जब डिमांड की गई तो इस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी जेल के अंदर अनशन पर बैठ गए।
पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह गांधी जी का दूसरा आमरण अनशन था। 1918 में अहमदाबाद मिल के कर्मचारियों के वेतन भत्ते को बढ़ाने के लिए भी गांधी जी ने अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। अब यह दूसरा अनशन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अब मेरे प्राण ही चले जाएंगे तभी जाकर मैं यहां से उठूंगा। मैं अंग्रेजों को यह सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देने दूंगा। अंग्रेजों, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनसे कहा कि आपने यह कम्युनल अवार्ड दे दिया है, आपने सबको बांटने के लिए भारत में यह काम कर दिया है, मैं नहीं होने दूंगा। और अंग्रेज इस बात से डर गए कि अगर गांधी जी मर गए तो गांधी जी के पीछे जो जनता खड़ी है वो जनता पूरे अंग्रेजों को मार डालेगी। गांधी जी उस समय मास लीडर थे। आज के जो राजनेताओं को आप राजनीति करते हुए देखते हैं ना, चाहे कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई जनसंवाद कर रहा है, कपड़े जो है वो खादी पहन रहा है, ये सब गांधी जी से कॉपी पेस्ट है। हर नेता अपने स्तर पर जो भी यात्राएं कर रहा है, गांधी जी ने भारत में राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने से पहले जन जन के बीच में घूम करके पहले समस्याओं को समझा। एक व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास में सफर करता था, पढ़ाई करने के लिए विदेश गया, वकालत करने के लिए विदेश गया, लेकिन जब भारत लौटा तो पहले भारतीयों को समझने के लिए जन जन के बीच जाकर के उनका जैसा अतायर ग्रहण किया, उन जैसा खाया, उनकी तरह ही मिनिमम खर्चों के साथ जीवन यापन किया। वो व्यक्ति अब आमरण अनशन पर था। जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। शायद भारत ने ऐसी फैन फॉलोइंग आज तक किसी राजनेता की नहीं देखी। सब बकवास है। दुनिया जिसे मानती है वो महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी जी बैठ गए कि नहीं साहब, मैं तो नहीं हटूंगा, अब मरे ही मैं हटूंगा। अब जब यह बात चल रही थी तो यह दौर था यरवड़ा जेल के अंदर, जहां पर इस बात के बारे में, ये सब सारी बातें मैंने अपने कंटेंट में डाल दी हैं, आप लोगों को ये सारा कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा। यरवड़ा जेल के अंदर अब प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। गांधी जी यहां बैठे हुए हैं और गांधी जी यहां बैठ करके अपने स्तर पर अपनी तरफ से यह फैसला ले लेते हैं 18 सितंबर को कि अब मैं तभी उठूंगा जब मैं इस फैसले को वापस रद्द नहीं करवा देता। रैमजे मैकडोनाल्ड को इन्होंने अपनी तरफ से पत्र लिखा अगस्त 18, 1932 को कि तुमने ये जो किया है ये बहुत गलत किया है। अब मैं इस चीज में जब तक अपने प्राण नहीं दे देता मैं तभी जाकर उठूंगा। गांधी जी के द्वारा किया गया यह प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे सितंबर की कुछ तारीखें क्रॉस करने लगा। 18 सितंबर को शुरू हुआ जेल के अंदर यह आमरण अनशन अंग्रेजों की धड़कनें बढ़ाने लगा कि अगर गांधी जी मर गए तो लोग पत्थरों से हमें मार मार कर भगा देंगे। ऐसी स्थिति में 22 सितंबर के दिन अंबेडकर साहब जो हैं वो गांधी जी से मिलने यरवड़ा के जेल में यानी पुणे के अंदर पहुंचते हैं। गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। उनके नोट्स के मुताबिक अंबेडकर ने कहा कि वे दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, यह उनकी बराबरी के लिए जरूरी है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। 23 सितंबर को भी इस बात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्रिस्टोफर जॉफर लॉट अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी में लिखते हैं कि अगली सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों के साथ अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और कहा कि पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। इस बात को सुनने के बाद अंबेडकर साहब ने भी गांधी जी से मिलने का और अपनी बातों पर विचार करने का निर्णय लिया। यरवड़ा जेल में उपवास के तीसरे दिन 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर खतरे से ऊपर बढ़ने लगा। अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए। 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने हस्ताक्षर किया। हिंदुओं और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, वहीं दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए। यहां पर ये जो हिंदुओं की बात की जा रही है, यहां पर कम्युनली इनको अलग कर दिया गया कि आप अलग हैं, दलित अलग ट्रीट किए जाएंगे, शेष सभी हिंदू हैं। यानी कि दलित को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियन की तरह सेपरेट जो ट्रीट किया गया, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया था कि तुम ये कर क्या रहे हो। अब यहां पर एक पेपर पर साइन होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। मैंने आपसे सेशन की शुरुआत के अंदर ही इस प्रश्न को पूछा था और मैंने आपसे इस प्रश्न में यही सवाल किया था कि बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था। संभवतया आपको अब जवाब मिल चुका होगा। यहां पर समझौता हुआ और इस समझौते के अंदर यह बात निष्कर्ष निकलकर आई। अब इस बात को ही पकड़ लेना क्योंकि यहां से ही आज का सेशन शुरू होता है जिसमें अंबेडकर साहब 10 साल के लिए राजी हुए। क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। दलित समेत सभी हिंदू उम्मीदवार वोट करेंगे। हिंदुओं और दलितों के बीच अंतर को खत्म करने के लिए टाइम लिमिट पर 10 साल की पाबंदी वो लगाई गई। शुरुआत में महात्मा गांधी जी 5 साल के लिए ही अड़े हुए थे। यह क्या कहानी है? तय यह हुआ कि अलग से प्रतिनिधित्व की मांग क्यों की जाए, क्यों यह कहा जाए कि दलित दलित को वोट देगा।
क्यों ना यह किया जाए कि हम दलितों के लिए कुछ सीट ही रिजर्व कर देते हैं, जहां पर दलित उम्मीदवार खड़ा होगा और दलित उम्मीदवार को एक सामान्य व्यक्ति भी वोट देगा, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी वोट देगा और उसे अपना नेता चुनेगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ क्षेत्र जहां पर दलितों का प्रभाव है, दलित संख्या में ज्यादा हैं, वहां पर कुछ कम संख्या में अगर सामान्य जाति के लोग भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नेता दलित ही बने। सब वोट एक ही आदमी को क्यों ना दें, दलित ही दलित को क्यों दें, हम सबके लिए। और साथियों, यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई। रिजर्वेशन जो शब्द है ना, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में, लेजिस्लेचर में जहां आज आप देखते हैं, वो यहीं से विधिवत रूप से शुरू माना जाता है। कहा जाता है कि तब सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि ये जो 10 साल की चर्चा है, क्योंकि गांधी जी अड़े हुए थे 5 साल तक ही रिजर्वेशन दो, उधर से साहब अंबेडकर साहब अड़े हुए थे 15 साल तक दो, दोनों के बीच में 10 साल की बात हुई। राजगोपालाचारी जी ने कहा कि फिलहाल जरूरी यह है कि आप दोनों समझौता करें, उसके बाद में इस बात को देख लेंगे। यहां पर पैक्ट पर साइन होता है, इसे लंदन भेजा जाता है। कहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड किसी उस समय शांति सभा में, शोक सभा में गए हुए थे, उनके पास जैसे ही वो लेटर पहुंचा, वो तत्काल बीच में से उठकर आए और उस पैक्ट को पढ़कर उस पर साइन किया और कहा कि भेज दो इसे वापस। यानी कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। गांधी जी की जान बची और उपवास खत्म हुआ। उपवास खत्म हुआ और तब जाकर के गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। बोले व्यक्ति कर्म से हमारे देश में जाति विभाजन की जो व्यवस्था है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देश में जो जाति का विभाजन है वैदिक काल में, वो कर्म के आधार पर था। अगर कोई पठन पाठन का कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा गया, अगर कोई देश सेवा का कार्य कर रहा है तो उसे क्षत्रिय कहा गया, अगर कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो शूद्र कहा गया, व्यापार का काम कर रहा है तो वैश्य कहा गया। ऐसी स्थिति में जब ये चीजें वंशानुगत होने लगी, तब जाकर पोस्ट वैदिक काल में जाति प्रथा का जन्म हो गया कि पंडित ने कहा कि मेरा बेटा पंडित ही बनेगा, अब मैं इस चीज को किसी और को नहीं दूंगा। क्षत्रिय ने कहा कि मेरा बेटा जो रक्षा कर रहा है, अब वो मेरी जमाई जो कमी हुई जमाई है उसको वो संभालेगा। तो ये वंशानुगत होने लगा। धीरे धीरे जन्म के आधार पर जो तय की गई व्यवस्था थी, अब वो जन्म के आधार पर होने लगी, वंशानुगत होने लगी। पहले कर्म के आधार पर थी, अब वो जन्म के आधार पर होने लगी। तो गांधी जी ने खुद आकर के फिर हरिजन उत्थान के लिए कार्य करने शुरू किए और उन्होंने खुद ने हरिजनों के साथ मिलकर के सफाई करने का काम शुरू किया और कहा कि साफ सफाई से रहना जरूरी है, यह कार्य सबके लिए जरूरी है। अगर देश के अंदर कोई भी एक व्यक्ति कार्य करना बंद कर दे, व्यापारी व्यापार करना बंद कर दे, कोई सफाई कर्मचारी सफाई करना बंद कर दे, क्षत्रिय रक्षा करना बंद, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य बंद कर दे तो देश चरमरा जाएगा। और सभी का सुरक्षित और इज्जतदार तरीके से रहना जरूरी है। आत्मसम्मान के लिए, नेताओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो यह सब बातें यहां पर तय की गई। कभी इस पर और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये सब बातें हो गई। इसके बाद 1942 के अंदर बी.आर. अंबेडकर साहब द्वारा अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। 1947 में आजादी मिल गई। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केलकर आयोग की स्थापना 53 में हुई। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों के अंदर संशोधन किया गया। 1979 में मंडल कमीशन स्थापित किया गया। 1982 में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। 1990 के अंदर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते हुए 27% आरक्षण उठा करके ओबीसी को दे दिया। अब सवाल यह आता है कि आरक्षण आफ्टर ऑल जरूरी क्यों है? इस बात को समझने के लिए पहले एक तस्वीर देखते हैं, उसके बाद आरक्षण क्यों जरूरी है इस पर आते हैं। एक मैच चल रहा है साथियों, आप उस मैच को देखने के लिए इस बाउंड्री के पार अगर देख पाएंगे तभी आप मैच का आनंद ले पाएंगे। इस बाउंड्री के इस पार 3 लोग खड़े हुए हैं। तीनों लोग एक ही स्थिति पर हैं। इनमें से एक व्यक्ति अपनी हाइट का फायदा लेता है और मैच को पूरे आनंद के साथ देखता है। एक हाइट में थोड़ा कम है लेकिन जैसे तैसे करके देख लेता है। एक व्यक्ति जिसकी आंखें तो सही हैं लेकिन उसके सामने खड़ी इस दीवार को वो तोड़ ही नहीं पा रहा है, वो इसके पार देख नहीं पा रहा है, किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। इस व्यक्ति को अगर मैच दिखाना हो तो क्या करें? इसके नीचे कुछ सपोर्ट दे दें।
यह रहा सपोर्ट, और इसी सपोर्ट को रिजर्वेशन कहा गया, जिसमें जमीन से खड़ा हुआ यह व्यक्ति जब अपनी तरफ से इस मैच को देखने में कामयाब हो जाए, किसी एक के नीचे रखे ब्लॉक को इसके नीचे रखे ब्लॉक को इसके पास रख दिया जाए, तो यह व्यक्ति भी अब आसानी से मैच देखने में कामयाब हो जाएगा। यहीं से रिजर्वेशन की व्याख्या निकल कर आती है। हां, लेकिन इस तरह की प्रतिबंध ही ना रहे तो वो पूरी तरह का लिबरेशन है कि हमको कोई बाउंड्री के पार देखना ही नहीं है, सबको सब कुछ एक्सेसिबल है। लेकिन रिजर्वेशन असल में समाज की जो ऐतिहासिकता है, जो ऐतिहासिक अन्याय है, उससे पिछड़ी जातियों को निकालने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए, सभी लोगों को योग्यता के आधार पर नापने के लिए पहले समान स्तर पर लाया जाना जरूरी है। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। यानी कि रिजर्वेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि अगर किसी की ऐतिहासिकता रही है कि जिसने कभी सुविधाओं का लाभ ही नहीं लिया, उदाहरण के लिए कुछ लोग इंक्लूडिंग मैं, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे फादर के फादर, उनके फादर, वो सभी लोग एजुकेशन के साथ कनेक्टेड रहे, जिसका लाभ मुझे आज भी प्राप्त होता है क्योंकि मैं अवेयर सिटीजन के रूप में रहता हूं। वहीं कोई एक मेरा मित्र जिसके परिवार में किसी ने शिक्षा प्राप्त ही नहीं की थी, मेरे ज्ञान की वजह से जो मुझे अपॉर्चुनिटीज पता चली, संभवतः ज्ञान के अभाव में उसे ना पता चली होती। इसी कारण से सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। उम्मीद है कि आप इस बात को अब समझ पा रहे हो। और जहां तक रही बात पूना पैक्ट की, क्योंकि पूना पैक्ट असल मायने में उस समय की जो लेजिस्लेचर थी उसमें भेजने के लिए रिजर्वेशन था, तो देश के अंदर आज भी हमारी लोकसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जरा आप इधर देखिए, 543 पार्लियामेंट की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो इनमें से 84 सीट आज भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। यह आपके सामने अपडेट है। यानी कि जनसंख्या में जितना शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में जैसे आरक्षण दिया गया, वैसे ही हमारे लिए संसद में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है साहब। इसके अलावा और संवैधानिक उपबंध क्या है? तो अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4। अब यही वो बात है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। असल में हमारे मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है, और अगर संशोधन करना है तो 3/4 बहुमत, 2/3 बहुमत आपको कुल सीटों का आपके पास होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की सहमति आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया, इधर बीजेपी ने तो अपनी तरफ से प्रचार किया कि हम 400 पार, उनका कहना था पहले ही हम 300 पार तो ले आए थे, हमने इतना अच्छा काम किया है, हम 370 हटा दिए, हम राम मंदिर बनवा दिए, हमने अपने स्तर पर देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, हमने दुनिया भर में नाम कर दिया, अब तो हमको लोग इतना पसंद करते हैं कि ये 300 नहीं 543 में से 400 से ज्यादा सीट दिलवाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को पकड़ लिया उल्टे तरीके से कि अच्छा तुम 400 सीट क्यों चाहते हो ये तो बताओ, क्योंकि तुम संविधान संशोधन करना चाहते हो। अच्छा, कुछ एक नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है 400 सीटें, तो भाई साहब संविधान संशोधन की लाइन पकड़ ली कांग्रेस ने और अपोजिशन ने कि बीजेपी 400 पार कहती क्यों है, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली संविधान में संशोधन करना है। अब संविधान में ऐसा क्या है जिसका संशोधन करना है? तो वो मूल अधिकार है जिसके संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिससे सब प्रभावित हो सकते हैं? तो बोले वो तो आरक्षण ही है, जिसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। इसका मतलब इनके लेकर के ही मंशा चल रही है। बस यहीं से वो सारा की सारा मामला पॉलिटिकल हो गया। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में जो डिस्कशन था वो 10 साल के लिए था। यह बात जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी सुप्रीम कोर्ट में जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तब कहा था कि भाई उस समय भी 10 साल पर सहमति बनी थी, तब से लेकर आज तक आप इस चीज को चलाते आ रहे हो, कब तक चलाओगे? तो लोगों को लगता है कि ये जो 10 साल की बात थी ये कहीं तो रुकनी है, तो रुकनी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कल ही ब्रेक लग जाए इस पे, ये 2/3 बहुमत पाए और कह दिए कि आज से रुक रहा है, जिसको रोकना है रोक लो, जिसको कुछ करना है कर लो। तो बोले कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अब ये बात लोगों में फियर फैक्टर बनकर बैठ गई और कांग्रेस के द्वारा इस बात का भरसक प्रयास किया गया कि लोगों के इस डर को पैदा किया जाए कि देखो बेटा तुम्हारा आरक्षण छिनेगा। और आरक्षण ऐसा विषय है जिसके 5
पास है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता है कि उसको ये वो चीज मिली है जिसकी वजह से वो कम प्रयास में भी वो चीज प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसके पूर्वजों ने संघर्ष किया है। संघर्ष का कीमत अब वो वसूलना चाहता है। तो भाई इतने साल तक संघर्ष किए हैं तो तुम 75 साल में ही क्यों हटाना चाहते हो? इसे तो परमानेंट करके चलो, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिकता रही है। भारत में आरक्षण को लेकर के लंबी डिबेट है और उस लंबी डिबेट में अब चुनावों के अंदर वो डिबेट भर करके चल रही है। तो और भरकर चल रही इस डिबेट में 10 साल वाला क्लॉज सब जगह बांटा जा रहा है। देखिए इतना ज्यादा आरक्षण 10 साल के बाद भी चला आ रहा है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाई 1920 से, अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। इन्हें इसलिए ज्यादा लंबे समय तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। एक बार के लिए तो 10 साल का आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे आगे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए। अंबेडकर साहब की यही बात आज तक भारत की राजनीति में यथावत मानकर चली जा रही है कि आरक्षण तब तक जब तक देश में समानता नहीं आ जाती। और देश की समानता जो आपको हर दिन जो आर्थिक असमानता का कर्व दिखाई देता है वो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिलवा चुका है। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे मतलब मेरा जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है आगे की तरफ जाते हुए समाज में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में 70% तक आरक्षण पहुंच चुका है। आने वाले समय में अगर इतना आरक्षण बता दिया जाए कि सब कुछ ही आरक्षित हो गया है तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये जो 50% का क्लॉज है इसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, 60 पहुंच गया। आने वाले समय में पता चल रहा है अनुसूचित जातियों में से वो मुसलमानों को आरक्षण या फिर भाषा के आधार पर आरक्षण। मुसलमानों को आरक्षण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कर्नाटक में दे दिया गया है। तो अगर ऐसे आरक्षण देते चले जाएंगे तो आने वाले समय में तो पूरी तरह से 100 में से 10% छोड़कर 90 को रिजर्वेशन दे भी दिया तो ये तो फाइट उतनी ही वहीं की वहीं बरकरार हो गई। खैर इस विषय पर भी और कभी असल में ये सारे वो टाइटल्स हैं जिन पर मैंने अपने जीएस के कोर्स में जो अपनी पाठशाला पर पढ़ाया हुआ है उन पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां पर ये एजुकेशनल कंटेंट है। लेकिन आज की न्यूज में रिलेवेंस रखता था तो मैंने कहा चलिए यहां पर भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिया जाए। वर्तमान मुद्दे में अब आते हैं इनके द्वारा दिए गए इस बयान का। यहां पर साहब इनका जो ये बयान है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी का, अब ये जो बयान है भाई साहब लोगों ने जबरदस्त तरीके से चलाया, लेकिन ये फेक बयान था। तो सच क्या था? सच बयान अब मैं आपके सामने चला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को, संभवतः आपको ये सुनाई ना दे रहा हो तो मैं आपको दूसरे तरीके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो यहां पर जो असल में बात है वो क्या है? ये एक फेक न्यूज थी जो प्रमोट की गई थी, इसको काट कर प्रमोट किया गया था। यहां पर जो अमित शाह जी ने कहा था वो ये कहा था कि कर्नाटक में एससी एसटी ओबीसी में से निकाल करके रिजर्वेशन असंवैधानिक तरीके से मुसलमानों को दे दिया गया है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस रिजर्वेशन को वापस रद्द करेंगे। यानी मुस्लिमों के लिए जो 10% आरक्षण, वो 4% आरक्षण निकाला गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के बारे में भी सुना जाता है कि वहां पर भी ऐसे ही आरक्षण निकाल करके दे दिया गया है। बोले हम वो असंवैधानिक प्रक्रिया को खत्म करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है, इन्होंने जो बात बोली उसमें से ये कोई बालक है जिसका नाम है श्री रीतम सिंह, इन्होंने मुसलमान शब्द हटा करके इस वीडियो को क्रॉप करके पेस्ट कर दिया। चुनाव में फेक न्यूज जंगल में आग बनकर फैलती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब चुनाव शुरू हुए थे तब भी कहा था कि चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश चुनाव प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और कोई नहीं तो ये फेक न्यूज फैलने का काम होता है। अब किसी और पर आरोप लगाएं उससे बेहतर हमारे देश में भी फेक न्यूज तो जंगल में आग बनती है। यहां पर भी यही हुआ। फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये अभी का अपडेट है, आज का ही अपडेट है। लेकिन इसकी वजह से
कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से इस फेक न्यूज की वजह से अपनी तरफ कहने लगी, देखो हमने तो पहले ही कहा था, और अमित शाह जी का वीडियो भी आ गया। कुल मिलाकर ये वीडियो फेक है, और इस फेक वीडियो की वजह से अपने मन में जो भी आपके विचार हैं उनको लेकर अमित शाह जी खुद से अपना सफाई देते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। वो ANI को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि एक बात बताइए, हम 10 साल तक पहले ही सत्ता में थे, अगर हमें हटाना होता तो हम क्या इस 10 साल में नहीं हटा लिए होते? दशकों से चला आ रहा है, रिजर्वेशन पर ही बात करनी होती तो हम कर चुके होते। वहीं दूसरी ओर जहां पर बीजेपी ने अपने स्तर पर जो भी SC ST OBC के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे, और हमें ये गारंटी भी देते हैं कि फ्यूचर में भी ये काम यथावत चलता रहेगा। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आरक्षण बना रहेगा। आरक्षण के साथ खिलवाड़ तो बोले कांग्रेस ने किया। बोले कैसे? बोले इन्होंने SC ST OBC के आरक्षण में से निकालकर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है। जिस तरह से कर्नाटक में किया, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में किया, तेलंगाना में किया, बोले ये लोग करते हैं ऐसा। तो राजनीति में अब ये अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी जी इस बात को, पुराने वाले जो फेक वीडियो है उसकी वजह से प्रभावित होकर के अभी पुराने वाली बात को ही दोहरा रहे हैं। खैर, आप सभी लोग समझदार हैं, और आजकल इंटरनेट इतना समझदारी से उपलब्ध है कि आप कोई न्यूज फेक है या नहीं इसको जांच तो सकते ही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उस लंबी डिबेट में अब चुनावों के अंदर वो डिबेट बढ़ करके चल रही है, तो बढ़कर चल रही इस डिबेट में 10 साल वाला क्लॉज सब जगह बांटा जा रहा है। देखिए इतना ज्यादा आरक्षण 10 साल के बाद भी चला आ रहा है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाई 1920 से, अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। इन्हें इसलिए ज्यादा लंबे समय तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। एक बार के लिए तो 10 साल का आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे आगे बढ़ाने का विकल्प। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो मुझे लगता है आज हमने शायद कॉम्प्लिकेटेड उठा ली। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन गई थी क्योंकि जो वो अंकित सर थे वो मेरे ख्याल में 100 में से ना 80 से 90% हिंदी बोले, प्योर हिंदी बोले। उनसे रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ी सी उर्दू या मतलब इतनी ज़्यादा प्योर हिंदी, प्योर एक हिंदी होती है जिस तरह वो बोल रहे थे, संसाधन पता इस तरह के कौन सा लफ्ज़ बोल रहे थे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। उसके बाद जो उनके आर्टिकल लिखे हुए थे जो स्क्रीन पर चल रहे थे वो भी हिंदी में थे। तो उनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई आपकी वीडियोस को होता बॉर्डर पार भी लोग लाइक करते हो, जस्ट नॉलेज के लिए देखते हो, अगर दुनिया पूरी में आप देखते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनकी से कि आप कोशिश करिए चले इंग्लिश में कर दें, इंग्लिश में कर लें, वो एक अलग सीन है। लेकिन प्योर हिंदी में जो किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई पॉइंट मतलब कोई इस पर एतराज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिहाज से बोल रहा हूँ कि यार हम आप देखें कितनी बातें ऐसी हैं जो मुझे इस वीडियो से और भी ज़्यादा मिलनी थी, मिली भी है, और पता है अभी और कितना नॉलेज मिलना बाकी है, जिसमें कम्युनिकेशन गैप एक आ गया है, एक रुकावट बन गया। कम्युनिकेशन गैप रुकावट हमारे यहाँ बन गया। अगर कम्युनिकेशन गैप ना होता तो मेरे ख्याल में ये इससे भी बेहतर हमें नॉलेज मिल सकता था। तो जो दोस्त हमारे और अंकित भाई के देखने वाले हैं वो उनके ईमेल करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ईमेल करने की कि आप ठीक है पढ़ाएं हिंदी में, लेकिन कोशिश करें कि हो सकता है बॉर्डर पार से दुनिया के अंदर कहीं और कंट्री के अंदर यही आर्टिकल इसलिए आप बोले हिंदी में कैसे बोले वो मेरे ख्याल में काफ़ी जो वर्ड्स है ना। नहीं असलम भाई आपने गौर किया, कम से कम 80% हिंदी बोली यार, वो जाहिर सी बात प्योर हिंदी मादरी जबान है। मैं ये नहीं कह रहा असलम आप इस चीज़ को गलत ना समझे, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आप वीडियो क्यों उठाता हूँ उनकी, मुझे इनकी हिस्ट्री के पता, आप देख कितनी हिस्ट्री पता चली है, कितना पता चला। अगर ये मजीद इंग्लिश में होती चले फिर भी, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, तो वो फिर भी हम समझ लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो जितनी ज्यादा हिंदी बोली थोड़ी सी कम कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनकी चले हिंदी इतनी बोले जो आर्टिकल सामने वो चला रहे होते हैं स्क्रीन पर, वो कम से कम उर्दू में, चलो उर्दू में नहीं हो सकती, इंग्लिश में ही कर लें, उर्दू में तो खैर हो ही नहीं ना सकती, तो इंग्लिश में हो सकती, इंग्लिश में लिखे ताकि हम वो आर्टिकल पढ़ के कुछ समझ आ जाए ये क्या मतलब बोल रहे हैं। अब लिखा भी सारा कुछ हिंदी में था, बोला भी काफ़ी सारा हिंदी में, तो खैर वीडियो की तरफ आते हैं। अब मैं पहले इसलिए कह चुका हूँ कॉम्प्लिकेशन आई है, कॉम्प्लिकेशन इस वजह से कम्युनिकेशन गैप है जो है ना लैंग्वेज का,
जिसकी वजह से ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगा मुझे, लेकिन फिर भी काफ़ी मुझे इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला, हिस्ट्री का पता चला, ये कहाँ से शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों ने किस तरह हमारे अंदर फूट डाली, ये सारी बातें समझ आई। तो खैर काफ़ी चीज़ें शानदार थी, ये देखने को सीखने को मिला कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर फूट डाली। ये मुझे बिल्कुल पता है भाई, हिस्ट्री थोड़ी सी 100 में से 1-2% तो मानने भी पड़ी है। तो उसके हिसाब से H.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। उसके बाद ये 1905 के अंदर तकसीमें, बंगाल हम इसको बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, और इससे मुस्लिम स्पेशली बड़े खुश हुए थे। और उसके बाद फिर, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था जो आज ये अंकित भाई ने बात की है ना, मैं भी ये सोच रहा यार उनको क्या वजह बनी उन तकसीम हिंद क्यों, तकसीम बंगाल क्यों की। वो आज मुझे समझ आई है कि उनकी चाल थी, अगर ये इनको आपस में तकसीम ना किया तो जो मजबूत इकट्ठे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, और अगर मजबूत हो जाएंगे तो ये हमसे आज़ादी मांगना शुरू कर। उन्होंने हर वो काम किया जिस, तो आज भी वही चल रहा है, मुसलमानों और हिंदुओं और आज भी वही चल रहा है। आज भी किसी को इकट्ठा होने दे रहे हैं। खुद यूरोपीय यूनियन और जितने भी ये अमेरिका, ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन ये साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली एशिया के, इनको किसी को भी नहीं इकट्ठा होने देते। ऐसा ही यूरोपीय यूनियन अपने मफाद हासिल करने के लिए वो इनको आपस में लड़वाते रहते हैं, और स्पेशली जो कह रहे हैं कि अपने असला बेचते हैं हर कंट्री को। जो रशिया मेरे ख्याल पहले वो बेचता था इसको इंडिया को, अभी और जो अमेरिका है वो बेचता था पाकिस्तान को। अच्छा खैर ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगी। मिंटो मॉर्लिक आया, रूल्स आया, उसके बाद पहले 1905 1906 के अंदर फिर कांग्रेस बनी, मुस्लिम लीग के बाद कायदे आज़म पहले कांग्रेस में मौजूद थे, बाद में जब ये बनी तो 1911 में ये तकसीमें, नहीं मैं और बात कर, तकसीमें बंगाल जो है मनसूख हो गई। उसके बाद पार्टी ने और ज़्यादा तरक्की की तो उसमें कायदे आज़म भी चले गए। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो काम किए अंग्रेज़ों ने जिससे इसकी तकसीम हो सकती थी, कमज़ोर हो सकते थे ये हिंदुस्तानी। तो सब के लिए एक अलग अलग मतलब रिजर्वेशन, वो असल में बात समझा रहे थे रिजर्वेशन कहाँ से शुरू हुई। उन्होंने फिर हिस्ट्री बताई है सारी, किस तरह अंग्रेज़ों की चाल के ज़रिए उन्होंने पहले मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन सीटें रिज़र्व की, फिर सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, बाकी तमाम मज़हब के लिए सीटें रिज़र्व की, जिसकी वजह से ये सारा फड्डा पड़ा और आज भी रिज़र्व है। और इस पर हालांकि मोदी साहब की गवर्नमेंट या बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम रिज़र्व सीटें ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तो है कि फजूल सा बवाल मचा हुआ है। वाकई ये मैं इस पर कई वीडियो देख भी चुका हूँ, हालांकि अंकित साहब ने बड़ी करंट वीडियो बनाई थी, तो इसके पहले भी मैं कई वीडियो देख चुका, बड़ा भूचाल एक किस्म का वाकई आ गया कि जो रिज़र्व सीटें हैं, मुझे जो इसमें पूरी समझ इतनी आई है कि जो रिज़र्व सीटें ना अक़लियतों की, स्पेशली मिनॉरिटीज़ के लिए, वो भी मतलब मोदी साहब चाहते हैं ख़त्म करके उस पर भी अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट ख़त्म किए जाएँ, खड़े किए जाएँ, और उधर तब भी जाकर 400 जो वो कहते हैं 400 का आंकड़ा पार करेंगे, तो वो इस वजह से कहते हैं। मतलब ये कांग्रेस की एक चाल है, कांग्रेस इस पर फिर पॉलिटिकल एक इशू उठा बनाकर उसको सियासत खेल रही है। देखें कि वो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में, तो वो तो करेगी। आपको पता है कि जो इस अपोजिशन का काम क्या होता है, एक दूसरे की टांगें खींचना, तो उसका काम उसको कर लेने। लेकिन अच्छा देखें कि जब इस वक्त इलेक्शन हुए हैं 2024 में पाकिस्तान में, तो मैं क्या मतलब इलेक्शन कहाँ हुए, ये इलेक्शन हुए, चलो जो भी हुआ इलेक्शन मतलब देखेंगे उन्होंने कोई ना। एक सेकंड, मैं इधर एक बात में याद आ गई, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यकीन करें बड़ी बड़ी शानदार बातें होती हैं, थोड़ा सा अब टच रहे तो राइटर जहांगीर इस तरह का नाम है, उन्होंने लिखा था कि अदलिया के लिए, कभी अदलिया की सेफ्टी के लिए, आइन की सेफ्टी के लिए, उसके बाद मीडिया की सेफ्टी के लिए, हर एक की सेफ्टी के लिए तहरीकें चलती हैं, लेकिन आज तक GHQ की सेफ्टी के लिए कोई तहरीक नहीं चली। उन्होंने कहा, आगे बोले, मैं पहले शौक हो गया कि यार है ये GHQ की सेफ्टी के लिए कौन सी तहरीक होती है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो बाकी इदारे ना,
पाकिस्तान के, ये सारे के सारे बंद हैं GHQ के अंदर, इसलिए GHQ की सेफ्टी के लिए बात कोई नहीं है, कह रहे हैं कि जम है, मिले हुए उनके अंदर ही है, असल में वही है सारा कुछ। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि आज तक GHQ की सेफ्टी के लिए क्यों नहीं चली, क्योंकि बाकी सारी अदारों को आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि बाकी हर महकमे की वीडियो लीक हुई है, उनकी नहीं हुई, अदलिया की हुई है, पॉलिटिशियंस की हुई है, मीडिया पर्संस की हुई है, बकायदा जितनी भी वीडियोस लीक हुई हैं उससे पहले यही खबर आ जाती थी कि भाई आज इतने बजे ना जो वीडियो लीक होने वाली है, वो हैकर का लफ्ज इस्तेमाल होता था, इतने बजे भाई वीडियो लीक हो जा रही है। अच्छा, वीडियो ऑडियो, तो वो बात हम कर रहे थे कि इधर पाकिस्तान में तो एक अलग निज़ाम स्टेट के अंदर स्टेट है, हम पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क नहीं है, हमारे मुल्क की फौज नहीं है, बल्कि पाक आर्मी का ये मुल्क है पाकिस्तान, दो टॉप लफ्ज़ों में। और इस पर मैं इसलिए कहता हूँ मुझे शर्मिंदगी होती है, ये जो है ना सब्ज़ लाली परचम कभी देखने से फ़ख्र होता था, आज इसे देख के शर्मिंदगी होती है क्योंकि इसका हम हक अदा नहीं कर रहे। सिर्फ एक स्टेट है, एक इदारा पूरी स्टेट को जकड़ा हुआ है। मैंने एक और बात याद आ गई, अच्छी बातें क्या बातों से निकल रही हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ज़िंदगी जब से पाकिस्तान में हिस्ट्री में पहली मरतबा सोशल मीडिया की भी बात हुई है, उसके अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर सोशल मीडिया की बात हुई कि किस तरह अब इसको हैंडल किया जाए, इसको इनका मुँह आपका किस तरह बंद। भाई आज मैं जो है ना वो क्या उसका नाम है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला शुएब चौधरी, वो बता रहा है कि ऐसा सिस्टम आप ये ले आया है कि जिससे जो आपके व्यूज है ना उसको कम से कम कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम लेकर आया। हो सकता है इसलिए सबके व्यूज, आप शुएब भाई के देखे कितने व्यूज गिर गए, वही उनकी वीडियो 5-6 लाख 7 लाख तक जाती थी, वही उनके 1 लाख भी नहीं कर रहे। और ये फिर मजेदार की बात है, जितने इंडियन कंटेंट पर बात करते हैं, हमारा है कोई भी और कितने भी मैंने चेक किए हैं, सबके व्यूज गिरे हैं, सबके गिरे हुए हैं। तो हो सकता है कोई उन्होंने भाई कार्रवाई डाल दी हो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम है उनके पास अब लाया है कि जिससे उनके व्यूज गिरा रीच कम डिसहार्ट करते हैं। नुकसान तो अपने मुल्क का ही है ना, कोई थोड़े बहुत डॉलर जो आ रहे हैं भाई उनको भी अपने मुल्क का नहीं, नुकसान आपका है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, हम किधर से किधर निकल के बात थी रिजर्वेशन इंडिया की रिजर्व सीटों की, उस पर एक भयंकर भूचाल आया कि भाई इंडिया ने तो ये बीजेपी तो ख़त्म करने जा रही है, अगर 400 आगे तो ये वो तरमीम कर देगी अपना आइन के अंदर, वो कर देगी। कुछ नहीं होने वाला, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं रिजर्व सीटें, ना ही वो मोदी साहब ये कोई इस तरह का कभी सोचा है। तो ये बात रिजर्व सीटों की कहाँ से शुरू से बताया, उसके बाद हमारे पाकिस्तान या हमारे हिंदुस्तान को कैसे तकसीम किया गया, कैसे कमज़ोर किया गया। जो थे नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी, उन्होंने किस तरह देखे हमारे तरीके खिलाफत को सपोर्ट किया। फिर डिसओबीडेंट एक तहरीक चलाई गई, तो जिसकी वजह से उनके हाथ फूल गए अंग्रेज़ों के, यार अब तो ये हमारे हाथों से काम निकल रही है बाजी। तो उसके बाद उन्होंने फिर तकसीम करके इनके इतनी जहर डाल के उनका लाओ अब मरते रहो, लड़ते रहो। फिर तकसीम ऐसी की जोग्राफिया के लिहाज से कि वो ईस्ट पाकिस्तान कहीं, वेस्ट पाकिस्तान कहीं, इस लिहाज से दे दिया कि मतलब कि ये आपस में लड़ते रहे। फिर एक मकबूजा इलाका या एक मतनाज़ इलाका भी देगा जो कश्मीर था, वो भी आपस में लड़े। मतलब बात यह है कि उन्होंने रिजर्व तो उन्होंने कहानी तो अंग्रेजों ने शुरू की, ये भी इशू उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो भी ड्यूरेंट लाइन जो है वो तो अफगानी मानते नहीं। ये नहीं कि ऐसी सिचुएशन बनाई है कि ये आपस में ही सारी उम्र लड़ते फिरते रहे, ये उनका प्लान है बिल्कुल, और आज भी उसी प्लान पे वो चल रहे हैं। अच्छा, या तो हमारे मुल्क में भाई देखें कि आप हिंदुस्तान को तो छोड़ दो, जो होना था वो तो तकसीम हो गई। आज आप अपनी आप बात करें कि हमारे मुल्क में कौन रूल कर रहा है, वही अंग्रेज गोरे कर रहे हैं, वो यूएसए कर रहे हैं, आप इंटरेक्टली है। हाँ, वो देखें कि ये उससे बड़ी हमारे पे उससे बड़ी फिट बैठती है कि भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका।
एक जगह से अलग हुआ, एक जगह से आज़ादी हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ अटक गया। देखें कि वो उस वक्त जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर आकर खुद यहाँ पर रहते थे और राज करते थे, लेकिन आज उससे भी देख लें कि ज़्यादा जो हमारी ये नाकामी है या हमें कह लें कि हम कुछ कर नहीं सकते, वो कई क्या और वाकई यार मैं आज बैठ शेख भाई का आज के कल मैंने किया था विजिट, चैनल देखा था यूट्यूब, कहाँ उनके एक घंटे में 50-50 हज़ार व्यूज़ होते थे, कहाँ मैंने देखा 2 घंटों में सिर्फ 14,000 व्यूज़ थे। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हमारे खिलाफ हुई है। ये कोर कमांडर इसलिए बना हुआ है कि लोगों के दुनिया की अलग ही कोर कमांडर है, उस पे तो मिसाइल लगा के मारना चाहिए, सभी को उड़ा कर रख देना चाहिए। और भाई अगर मेरी बात सुन ले रहमतुल्लाह, आप सुन ले, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर ये चीज़ डिस्कस होगी है तो आप ज़हन में रखना हमारे ऊपर भी शिकंजा तंग होने वाला है, कसने वाले हैं, क्योंकि अगर शेख भाई के व्यूज़ रीच कम हुई है, हमारी भी कम हुई है रीच काफ़ी, और पेंडू रिएक्शन मैंने देखा तारक भाई वाले उनकी भी बड़ी रीच कम कर दी गई है, तो इसका मतलब ये कि अब हमारी बातें भी हो सकता है सेंसर की जाएँ, तो इसलिए खुदा का वास्ता है भाई, वो मारते बहुत है। अच्छा बुज़दिलों की तरह बैठे रहना करना कुछ चले उठो फिर चले उन पर हमला करो। सभी जाते हैं, सभी यूट्यूबर तुम आगे जाओ ना, नहीं तुम बाकी मैं बुज़दिल हूँ, तुम आगे जाओ। थाने में घुस के पुलिस को मार देते हैं, आप कहाँ? तो फिर आप इस तरह देखते रहेंगे सारी उम्र? हाँ यार इसका छोड़े, इसको कहाँ चले आए, सिर्फ करना कुछ नहीं, मैंने छोटी सी आपकी एक वीडियो बनानी, छोटी सी इतनी सी 30 सेकंड की बनाऊंगा, चलो 20 की बना लूंगा। वो जो अब्दुल्लापुर के ऊपर लगा है ना बड़ा सा बैनर फौजियों का और उनका, सिर्फ वो तुम्हें उतारना है और हमला कहीं नहीं करना, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा बस, हिम्मत है तो आ जाओ। हिम्मत नहीं, सभी ने जाना है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। काफी तादाद में लोग हों यार, तुमने पहल करनी है ना, तुमने यार जब आप वो करेंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तुमने पहल करनी है ना। मैं सिर्फ वीडियो कहूँगा, कोर कमांडर को भेजूंगा, देखो तुम्हारी हम हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं। हमारे गांव से एक लड़का, जांबाज लड़का रहमतुल्लाह खान उठा है, और आपका जो ये 76 साल है ना कब्जा, ये ख़त्म करने जा रहा है। बस 20 आपकी बात सुबह चले, किस तरह की घटिया बातें हैं आपके, चले सुबह मैं तुम्हें बताता हूँ, कह रहे हो कि करने जा रहा है, यानी कि उसमें भी आप देखें बुज़दिली दिखा रहे कि हम सब मिलकर नहीं, यहाँ पर भी आप चले हम, मैं भी कह दूंगा, मैं जब इत्तेफाक ही नहीं होगा तो वो एक आदमी यार मैं भी होऊंगा, चले कितने मैं ऑन कैमरा नहीं आऊंगा, मैं ऑफ कैमरा रह के आप वीडियो बनाओगे, साथ में ये भी कहूंगा, हाँ मैं ये बात देख लेंगे किस तरह साथ निभा रहे हैं बातों में। यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे डर है भाई उनके चित्रों का, तुम बहादुर हो जाओ, डर है तो फिर भुगतो, फिर क्यों बोलते हो? तुम तो यार हम तो डर है, हम भुगत भी रहे हैं, तुमने कहा कि बोलते क्यों? तुम बोले हो, तुमने बोला है, मैं तो बोल रहा, मैं तभी भी बोल तो रहा, मैं वही कर रहा हूँ, आगे लगो ना, चलो तो सबको साथ लेकर। तुमने कहा कि ये खत्म होना, कहाँ बोले हो? उनके पास मिसाइल हैं, उनके पास टैंक हैं, उनके पास गन्ने हैं, और वो सबसे बड़ी बात उनके पास बेरहमी है, रहम रूम कोई नहीं, ये ज़हन में रख ले। उनकी परवरिश ही ऐसे की गई है, उनके जिस माहौल में परवरिश, क्योंकि वो होते हैं फौजियों के बेटे, अक्सर बड़े ऑफिसर होते हैं, उनकी परवरिश उनके घरों में ऐसे होती है सख्त, वो लड़ी सीढ़ी मारो, जूते मारो, हटाओ, ख़त्म करो, ये साफ करो काम, इनकी परवरिश ही ऐसी। उनके कोर कमांडर, उनके जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, सारे की एक ही किस्म की सोच होती है, मैक्सिमम 90%। तो खैर हम वीडियो से काफ़ी हट गए, हम तो अपना रोना धोने में पड़ गए, लेकिन ये जो न्यूज़ थी इस रिजर्वेशन ख़त्म करने की, ये झूठ थी, कहाँ से शुरू हुई वो भी अंकित भाई ने बताया, लेकिन एंड पर फिर वही रिक्वेस्ट है अंकित सर से कि यकीन करें, आपकी वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं और कम और इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो आप नॉलेज के लिए देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट किया करें, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर चले आप बोले हिंदी, लेकिन जो आर्टिकल लिखे होते हैं ना तो आपके वो कम से कम इंग्लिश में आ जाए। कोई दोस्त अगर देख रहा है तो अगर उनसे मेल में या किसी तरीके कॉन्टैक्ट में है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, बॉर्डर पास है ये रिक्वेस्ट आई है, वो आपकी वीडियोस रेगुलर देखते हैं जस्ट नॉलेज के लिए। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।